नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना सुनाने के पहले मैं अपने एपिसोड नंबर 476, जिसमें कानपुर के फील खाना थाना क्षेत्र के कराची खाना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में लॉकर्स से गहने गायब होने की घटना मैंने बताई थी। ये घटना अपने तरह की पहली घटना शायद होगी जो मेरी जानकारी में है, जहां बैंक के कर्मचारियों की मनमानी के कारण, आरबीआई के गाइडलाइंस के फॉलो न करने के कारण, उस दिन जब मैंने बताया था तब तक 9 लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके लॉकर से गहने गायब हैं। फाइनली ये 11 लॉकर्स से गहने गायब होने की बात पता लगी थी। जिन लोगों के गहने उनके लॉकर से गायब हुए थे, उन्होंने इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद बैंक के कर्मचारियों को इसका दोषी ठहराया था। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी भी उसी दिन कानपुर आईआईटी के एक प्रोग्राम अंतराग्नि में मुख्य अतिथि गए थे। लोगों ने वहां उनसे अपनी बात कही थी और उनके ही निर्देश पर या उनकी कड़ाई की वजह से तीसरे दिन वहां के जो बैंक के मैनेजर थे और जो लॉकर के इंचार्ज थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ गहनों की बरामदगी हुई थी, कुछ पैसों के बारे में पता लग गया था। घटना के बाद एक दिन मेरे कार्यालय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिस के, ये मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, साहब आपने इतना डिटेल और इतनी बात ही आपको कहाँ से पता लगी? मैंने उनको बताया सब अखबारों में है, सब इंटरनेट पे है। फिर वो असल मुद्दे पे आए कि साहब इससे हमारे बैंक की बहुत बदनामी हुई है और आपने जो चीज़ बताई थी, हमने अपने बैंक के सेंट्रल ग्रुप में आपका ये एपिसोड उनको सबको भेजा था ताकि हमारे बैंक के लोग भी देख लें कि ये गलती कहाँ पर हुई थी। खैर, जिन लोगों का गहना गया था, उन्होंने फिर अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी से बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि जिन्होंने आपके यहाँ सेफ्टी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से लॉकर में पैसा रखा था, उन्होंने जो भी क्लेम किया है आपको उन्हें देना होगा। बड़ा मन खुश हुआ आज का दैनिक जागरण देखकर, जिसमें ये लिखा हुआ था, जो हेडिंग थी, आज आप इंटरनेट एडिशन में देख लें, कि लॉकर टूटने पर ग्राहकों को 2.64 करोड़ यानी 2 करोड़ 64 लाख रुपए का हर्जाना बैंक ने दिया था। बैंक के कार्यपालक निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव पुरी मुंबई से आए। उन्होंने अपनी विभागीय जांच जो इनके विभाग के लोगों ने की थी, उसकी जानकारी की। उन्हें भी स्पष्ट हो गया कि हमारे कर्मचारियों की वजह से हमारे बैंक की बदनामी हुई है। उन्होंने बताया कि 11 लॉकर धारकों के 3 करोड़ 71 लाख के आभूषण गायब हुए हैं, जैसा दावा किया गया है। कोई किसी के पास एविडेंस ऐसा नहीं था कि उन्होंने इतना ही जेवर या गहना बैंक के लॉकर में रखा था, लेकिन अपने संसाधनों से उन्होंने पता किया कि ये लगभग 2 करोड़ 65 लाख 50 हजार का दावा जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने जो यहाँ का हेडक्वार्टर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लखनऊ में, इसकी मुख्य ब्रांच है, उन्होंने ये बताया कि आज उन्होंने सभी अलग अलग जिन लोगों ने अपना क्लेम किया था, उनको इतना पैसा दिया है। अंचल कार्यालय जो इनका रीजनल ऑफिस है हजरतगंज में, वहाँ पर इन्होंने ये चेक बांटकर पैसा दिया है। ये कटिंग भी मैं आपको आज कम्युनिटी पर भेजूंगा। ईडी राजीव पुरी ने बताया कि हमारा बैंक
110 साल पुराना बैंक है और बैंकिंग के इतिहास में या बैंकिंग में हम कभी इस तरह के मौके से रूबरू नहीं हुए हैं और इसीलिए ग्राहक चूंकि मेरे लिए सर्वोपरि है, हम ये पैसा हर्जाने के रूप में, मुआवजे के रूप में उन 11 लॉकर धारकों को दे रहे हैं जिनके लॉकर से हमारे कर्मचारियों की बदनीयती से इतना सब कुछ उसमें से निकल गया। मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ किस्सागोई परिवार के सभी लोगों को जिन्होंने ये स्वयं भी सुना, लोगों को बताया, जागरूक किया और ऐसे कम से कम 10 मेल मुझे अगले ही दिन भेजे कि हम लोग आज ही अपने लॉकर को देखने गए थे। और जो बैंक के अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कि ये पीरियड अनऑपरेटेड लॉकर अकाउंट का 3 साल का है। अगर 3 साल तक उसका किराया जमा नहीं हुआ या उसको ऑपरेट नहीं किया गया तब वो अनऑपरेटेड की श्रेणी में आता है। तब बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से एक कमेटी बनाकर ताला तोड़वाकर उसका सारा सामान सरकारी खजाने में जमा करती है। तो एक बार फिर से हमारे किस्सागोई परिवार के लोगों को बधाई हो। उन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया, जागरूकता दिखाई, अपने अपने बैंक के लॉकर्स को देखने गए और किसी को भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पता लगी। उन वरिष्ठ अधिकारियों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उनका भी आभार कि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। सामान्य रूप से बैंक वाले कभी अपनी गलती को नहीं मानते, अपनी ही बात करते हैं। अपनी गलती को माना और उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ था उन्हें उनका हर्जाना दे दिया। जो लोग कल आए थे रीजनल ऑफिस में उनको दे दिया, जो बचे हुए हैं उनको वो अगले 2-3 दिन में चेक दे देंगे अपने ही बैंक का। अब आज के वाकये के बारे में मैं बता दूं। आज का वाकया उत्तर प्रदेश का ही है और कानपुर का ही है, जहां का मैंने भी आपको 476 में लॉकर से गहने चोरी होने की बात का जो फॉलोअप था वो बताया था। थाना है वहां का नजीराबाद। नजीराबाद में एक मोहल्ला है कौशलपुरी। वहां पर 36 साल की एक हाउसवाइफ जिसका नाम अंजना था वो घर से गायब हो गई। घर वालों ने बहुत ढूंढा और अंजना की बहन बबली ने नजीराबाद थाने पर जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। उनके शिकायत दर्ज कराने के थोड़े ही घंटे बाद, कुछ घंटों बाद ही अंजना के पति सुलभ ने भी एक सूचना या एक एप्लीकेशन या एक कंप्लेंट नजीराबाद थाने पर दर्ज कराई या उनको दिया। सुलभ ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा कि मेरी पत्नी अंजना कुछ नाराज होकर घर से कहीं चली गई है जिसका पता नहीं लग रहा है, कृपा करके उसका पता लगाया जाए। लेकिन बबली ने, अंजना की सगी बड़ी बहन ने यह सूचना लिखाई कि मुझे अंजना के पति सुलभ पर शक है और मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जो हम लोगों को आशंका है कि इसके पति यानी सुलभ ने ही अंजना की हत्या करके उसे कहीं गायब कर दिया है। पुलिस आदत से लाचार, दोनों ही एप्लीकेशन पुलिस ने रख ली, न तो उनको दर्ज किया न उस पर कोई कार्रवाई की। 22 दिसंबर से 4 जनवरी हो गई। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। कोई एफआईआर नहीं हुई, इसलिए पुलिस अपनी जगह से हिली नहीं, कहीं गई नहीं। 4 तारीख को अंजना का पूरा परिवार, बबली का पूरा परिवार, सारे 20-25 लोगों ने इकट्ठा होकर थाना नजीराबाद का घेराव किया और ये कहा कि साहब आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, बच्ची हमारी या हमारे घर की ये महिला मिल नहीं रही है, एफआईआर आप कर नहीं रहे हैं। इस दबाव में पुलिस ने 4 तारीख की शाम को ये एफआईआर गुमशुदगी के रूप में दर्ज की और फिर वो घर जाकर पता करना कि कब तक थी, कहाँ थी, किस कमरे में थी, कितने बजे से गायब है, कब देखा। 2 बच्चे हैं इनके, सुलभ और अंजना के, एक 11 साल का, एक 7 साल का। और 2008 में इनकी लव मैरिज हुई थी।
11 साल और 5 साल के 2 बेटे हैं। पुलिस महिला की तलाश कर ही रही थी कि 7 जनवरी 2022 को, यानी 22 दिसंबर को महिला गायब हुई। उसकी बहन ने शिकायत दर्ज कराई, उसके पति ने दर्ज कराई। 4 जनवरी को पुलिस ने दबाव में एफआईआर लिखी और 7 जनवरी को पुलिस ने पनकी से एक महिला की सड़ी गली लाश बरामद की। पुलिस ने इसको पहचान के लिए, चूंकि लाश में पहचानने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए उसकी एक फोटो करके और जो उसकी एसओपी होती है उसके हिसाब से अज्ञात महिला के शव का प्रचार प्रसार किया कि अगर कोई पहचान पाए या अगर कोई जान पाए तो कृपा करके हमें थाने को इसका पता बताए। चूंकि 72 घंटे तक बॉडी को मॉर्चरी में रखा जाता है जो अज्ञात होती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता। लावारिस लाशों के बारे में यही नियम है कि पहले उसको रखेंगे तभी उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तभी अगर कोई नहीं आता तो किसी एनजीओ को उस लाश के धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये महिला वही हो जिसकी गुमशुदगी की हम लोग 22 दिसंबर से तलाश, मतलब जिसकी गुमशुदगी लिखी तो 4 जनवरी को थी, लेकिन 22 तारीख से जो गायब है। फौरन अंजना की बहन बबली को सूचना दी गई। उसने देखते ही, शक्ल से नहीं, शरीर में और जो भी उसके निशान चिन्ह होंगे उसे पता होगा, उसने पहचान लिया कि ये अंजना की ही लाश है। पुलिस जो दो विवेचनाएं कर रही थी, एक गुमशुदगी में महिला को ढूंढने की, दूसरी विवेचना एक अज्ञात लाश के पहचान की, पुलिस की ये मुसीबत कम हुई। दोनों एक ही विवेचनाएं थी, यानी जो लाश पनकी नदी में बरामद हुई थी वो गायब हुई महिला अंजना की ही लाश थी। अब ये लाश पनकी नदी में पहुंची कैसे, कहां से ये पनकी नदी में पहुंची, इसकी तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से इसकी तफ्तीश करने का निर्णय लिया, क्योंकि 22 दिसंबर से 7 जनवरी का समय काफी ज्यादा होता है। 8, 7, 15 यानी 15 दिन की लाश थी, सड़ी गली लाश थी। पुलिस ने सबसे पहले अंजना के घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। 21 तारीख से और 22, 23, 24 तक के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए कि आखिरकार ये कब निकली थी, किसके साथ निकली थी, कितने समय निकली थी, कैसे पनकी नदी तक पहुंच सकती है, या रास्ते में इसके साथ क्या हुआ होगा। सीसीटीवी की फुटेज की जांच करते करते एक जगह 22 तारीख की ही रात में एक फुटेज मिली जिसमें अंजना का पति सुलभ एक बड़ी और वजनी बोरी को कार में रख रहा था। प्रथम दृष्टया तो ये बोरी ही लग रही थी, लेकिन बोरी का ऐसा कौन सा सामान हो सकता है जो वो अपनी कार में, क्योंकि वो उसका वो क्रॉकरी का व्यापार करने वाला व्यक्ति था। क्रॉकरी अगर होती तो वो पैकेट्स में होती है, बड़े बड़े उसके अच्छे पैक होते हैं और वो अलग से पैक करने के बाद भी दिखाई देती है। ये कुछ भारी थी, मुश्किल से उसे उठाकर उसने कार की डिग्गी में डाला था। उससे पूछा गया, उसने फिर इधर उधर की बात बता दी कि मैं फला आदमी को गेहूं पहुंचाने जा रहा था, ये करने जा रहा था, वो करने जा रहा था। पुलिस ने डिसाइड किया कि उस कार की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। पूरी फॉरेंसिक टीम पहुंची, कार की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। कार में 3 बार उसकी सर्विसिंग इधर 20 दिन में कराई गई थी, लेकिन 3 बार की सर्विसिंग के बाद भी पुलिस को
ब्लड स्पॉट्स बहुत जगह पर उस कार में मिल गए। जब ब्लड के उसमें स्पॉट्स मिले तब पुलिस ने फिर सुलभ को फिर से उसने पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस ने जब दबाव बनाया कि ये सामान कौन सा था, किसके यहाँ ले गए थे, हम उससे पूछताछ करेंगे, अलग अलग जगह पुलिस ने जाकर उसके जो जो बातें बता रहा था उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। उसकी बताई गई सारी बातें झूठ निकली। तब पुलिस ने उसके साथ वही किया जो पुलिस ऐसे लोगों के साथ करती है। थोड़ी देर में उसने सब बताना शुरू किया। वो धारा प्रवाह बोल रहा था, बता रहा था कि ये कैसे हुआ, और पुलिस पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम बिल्कुल जैसे निर्वात में कोई बैठा हो उस तरह से सुन रही थी। उसने बताया कि शादीशुदा सुलभ, मैंने बताया 2008 में इसकी शादी अंजना से लव मैरिज इनकी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद ही, तुरंत बाद ही किरण नाम की एक लड़की से इसके संबंध हो गए सुलभ के। उस दिन जो घटना का इमीडिएट कारण था वो ये था कि 22 दिसंबर को सुलभ के बड़े बेटे ने कोल्ड ड्रिंक की जिद की। मां ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने से या कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसा देने से मना कर दिया। सुलभ का चचेरा भाई ऋषभ, उसने देखा कि ये बहुत रो रहा है और भाभी जी इसको कोल्ड ड्रिंक के लिए न पैसा दे रही हैं न दिलाने ले जा रही हैं। वो बच्चे को लेकर बाहर गया और उसने उसे कोल्ड ड्रिंक दिला दी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते पीते लड़का घर में आया। पहले तो अंजना ने अपने बेटे को मारा पीटा, फिर पूछा तो पता लगा ऋषभ उसको ले गया था। इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ कि तुम ले नहीं गए, हम मना कर रहे हैं, ये ऋषभ कौन होता है, क्यों इसको घर में बुलाते हो। बातचीत इतनी बढ़ गई, हॉट टॉक्स इतनी बढ़ गई कि सुलभ ने अंजना को थप्पड़ मार दिया और अंजना ने भी सुलभ का कॉलर पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और अपने अपने कमरे में चले गए। सुलभ ने थोड़ी देर में जब देखा कि बच्चे कहीं बाहर खेल रहे हैं, वो कमरे में गया गुस्से में और उसने अंजना का गला उसके दुपट्टे से घोंट दिया। तब तक उसे उसके गले को दुपट्टे से कसता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। पुलिस ने पूछा फिर, तो उसने कहा कि साहब उस बोरी में हमने उसको भर लिया। मैंने सोचा बिना किसी को बताए, बिना बच्चों की जानकारी के, हम इसे गाड़ी में रखकर कहीं दूर नाले में या कहीं दूर नदी में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे की ये फुटेज पुलिस के काम आई। फिर उसने बताया कि कैसे कैसे उसने गाड़ी में रखा था। सीसीटीवी फुटेज से उसकी कही हुई बात एकदम 100% मेल खा रही थी, यानी उसी ने इसको रखा था गाड़ी के भीतर। वहां से उसने डालने के बाद रायपुरवा में अपनी प्रेयसी कह लें, गर्ल फ्रेंड कह लें, किरण के यहाँ सीधे पहुंच गया। डिग्गी में उसकी लाश को बोरी में डालकर वो सीधे किरण के घर पहुंचा। वहां उसने जाकर किरण को बताया कि आज मैंने सारी झंझट हमेशा के लिए खत्म कर दी है। फिर बात हुई कि इसका ऐसा क्या किया जाए कि ये पहचान में ना आए। बॉडी को सुलभ और किरण गाड़ी की डिग्गी से निकालकर अपने फ्लैट में ले गए। उस फ्लैट में किरण के पिता रामदयाल और सुलभ का चचेरा भाई पहले से मौजूद थे।
इन दोनों ने उसको पहले उसकी बॉडी को निर्वस्त्र किया, उनकी आंखें निकाली कि इससे पहचान जाएंगे, फिर दांत तोड़े कि इससे भी लोग पहचान सकते हैं अगर बॉडी थोड़े दिन बाद ही रिकवर हो जाए। इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो कमरे में ही फर्श पर लिटाकर पुराने कपड़े डालकर गाड़ी में से निकाले हुए पेट्रोल से उसको जला दिया। जब पेट्रोल और उस कपड़े के मिक्सचर में आग लगी तो धुएं में काला काला कमरे में काला काला धुआं भरने लगा। इन सबको लगा कि धुआं जब खिड़की के बाहर निकलेगा तो लोग शक करेंगे। फौरन इन्होंने बाल्टी के पानी से उस आग को बुझा दिया। आग को बुझाने के बाद उनकी संतुष्टि हुई कि अब इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। शरीर में जगह जगह उसके निशान, और वो महिला है उसके जिसको कहते हैं कि लोग किस महिला को किस तरह पहचानते हैं, वो सारे अंग भी काटने की कोशिश की गई। और यह काम अकेले सुलभ ने नहीं किया। सुलभ, किरण के पिता रामदयाल और सुलभ का चचेरा भाई, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब वो मुतमईन हो गए कि अब अगर इसको कोई देख भी लेगा तो पहचान नहीं पाएगा, इस दौरान जब वो उसकी नोच खसोट कर रहे थे, किरण, सुलभ और उसके चचेरे भाई के नाखूनों में तमाम स्किन के टुकड़े और फ्लैश भी आ गए थे। फिर उसी बोरी में उस जले हुए शव को भर के वहां से आगे जाकर इन लोगों ने चकेरी से बहुत आगे, करीब 10 किलोमीटर आगे नदी में इस लाश को, इस बोरी को फेंक दिया। और एकदम इत्मीनान हो गया उनको कि अब इसको न कोई पहचान पाएगा न कोई ढूंढ पाएगा। उसके तुरंत बाद लौट कर देखा तो जो काले धुएं के जो निशान थे, या काला धुआं उसके कमरे के पेंट के ऊपर साफ साफ दिख रहा था कि यहां कोई चीज जलाई गई है। फर्श पर जगह जगह ब्लड के स्पॉट्स पड़े हुए थे। फौरन पुताई करने वाले को बुलाया गया, पेंटिंग वाले को। 4 दिन में पूरे फ्लैट की नए सिरे से पुताई यानी पेंटिंग कराई गई। फर्श पे कतई दाग धब्बा न मिले, इसके लिए फर्श की जो घिसाई होती है, जो मशीन होती है जिसमें ब्रश लगे होते हैं, जोर जोर से चलती है और उसको साफ करती है, दाग धब्बे भी मिटाती है, पूरे घर की सभी फर्शों की इस तरह से घिसाई हुई। उसके बाद ये पूरे इत्मीनान में रहे कि अब हम तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस ने ये जानने के बाद कि उसे कहां जलाया गया था, कहां से वो बॉडी ले जाई गई थी, पुलिस ने उसका मौका मुआयना किया। नए सिरे से पेंट की हुई दीवारें और छत, नए सिरे से साफ किए गए फर्श। लेकिन पुलिस ने जो नई पुताई थी उसको खुरच के उसके पीछे जो धुएं वाली पेंटिंग थी या जो धुएं वाली पुरानी दीवार थी उसके फोटोग्राफ भी लिए और उसके वीडियो बनाकर उसके सैंपल्स भी ले लिए। जब उसने ये बताया था कि हमने और हम लोगों के सब लोगों ने कैसे उसको उससे चाकुओं से खुरचा था, तो पुलिस ने अंजना और सुलभ के नाखून से मांस के टुकड़े और जो अंश फंसे रह गए थे उनको बेंजाडिन टेस्ट से पकड़ लिया। उसमें ब्लड के प्रेजेंस का इंडिकेटर आ गया। यही बेंजाडिन टेस्ट फर्श को अच्छी तरह से धोने के बाद उससे निकला हुआ जो पानी था उसका बेंजाडिन टेस्ट किया गया। उसमें भी ब्लड सैंपल्स मिल गए। यानी फॉरेंसिक
एविडेंस में पहला एविडेंस सीसीटीवी फुटेज का, दूसरा एविडेंस कार में ब्लड स्पॉट्स का मिलना, तीसरा एविडेंस कमरे में शव को जलाया जाना, चौथा एविडेंस फॉरेंसिक एविडेंस कि फर्श पर उसको बुरी तरह से खूना खून किया गया। हथियार कोई इसलिए नहीं मिले कि जिन जिन हथियारों का प्रयोग उसके शव को विकृत करने के लिए किया गया था वो सब एक प्लास्टिक के झोले में डालकर उसमें 4-5 ईंटें डालकर वहीं नदी में कहीं फेंक दिया गया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बरामद नहीं हो पाया। इतनी चालाकी करने के बाद भी सारे एविडेंस मिल गए और किरण, सुलभ, रामदयाल और उसके चचेरे भाई को सुलभ के पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, एक दूसरी महिला के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या वैसे कोई नई बात नहीं है। अपराध की किताबों में इस तरह की घटनाएं भरी पड़ी हैं। मैंने भी किस्सा गोई के बहुत ढेर सारे एपिसोड्स में ये लव ट्रायंगल में जो तीसरा होता है पति पत्नी के अलावा, उसकी इनिशिएटिव पर या उसने पति या पत्नी की हत्या की हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। लेकिन और स्पेशल इस क्राइम में ये था कि अपनी तरफ से घटना को छिपाने के सारे जतन किए गए। सीसीटीवी फुटेज इसलिए मिल गई कि इनके जिन पड़ोसी के यहाँ ये सीसीटीवी की फुटेज मिली वो सीसीटीवी कहाँ पर लगी हुई है इसका पता सुलभ नहीं लगा पाया, क्योंकि वो हाल में लगाई गई थी। उसे अंदाजा था कि आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसीलिए वो घर से खींचकर बोरे में उस बॉडी को लाकर गाड़ी को पीछे करके डिग्गी खोलकर उसने उसमें डाल दिया था। लेकिन सामने वाले घर में बाहर की तरफ कैमरे का जो फोकस था उसमें ये सारी बात कैद हो गई थी। भला हो फॉरेंसिक यूनिट का, जिसने हत्या के एक एक एविडेंस को तरतीबवार फॉरेंसिक तरीके से इकट्ठा किया। तो भला हो फॉरेंसिक यूनिट का जिसने एक एक एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस को तरतीब से लगाकर इस पूरी घटना का खुलासा किया, वरना पुलिस असली कातिल तक पहुंचती इसमें बहुत समय लगता, बहुत मेहनत लगती। क्योंकि पुलिस तो दो विवेचनाएं अलग अलग कर रही थी। एक कि वो लड़की गायब हो गई, कहाँ गई, और दो ये जो लाश पन की नदी में मिली है ये किसकी हो सकती है, क्योंकि लाश में पहचानने लायक कुछ नहीं बचा था। सारी लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी। सुलभ ने लाश को बहुत दूर डिस्पोज ऑफ किया था, पर लाश बहते बहते उसी के मोहल्ले पर पन की नदी में आ गई। जब घर वालों को पता था, ये पूरी बात घर वालों को पता थी, लड़की के घर वालों को भी और लड़के के घर वालों को भी, लेकिन किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि बैठकर बातचीत की जाए, पूछताछ की जाए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दोनों में डिफरेंस है और ये महिला कहां से आ गई। अगर बात की गई होती परिवार वालों से, बैठकर समस्या को समझने की कोशिश की गई होती, तो कम से कम सुलभ को ये पता होता कि सभी को इसके बारे में पता है, और अगर अंजना को कुछ हुआ तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा और कम से कम अंजना की हत्या न हो पाती। परिवार से यही मेरा अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की बात पता चलती है तो तुरंत घर वालों को बीच में रखकर सभी पक्षों से बात करें और समस्या का
कोई न कोई समाधान जरूर निकालना है। पर एक फायदा जरूर होगा कि सभी को पता होगा कि दो लोगों के बीच की जो समस्या है वो सबको पता है। ऐसे में कोई भी इतना ड्रेस्टिक कदम नहीं उठाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।